Hello everyone, welcome to this overall discussion of Q and LR questions from the year 2013. Ye, as you know, that this is very important in terms of a revision of every question. So I'd request कि आप अगर ये session देख रहे हो, just carry a rough notebook with you and with every question that pops up, pause the screen and try to do the solution on your own. Let me know how you feel about the solutions. Alright, let's start with our very first question. Direction for the following 5 questions, study the 2 figures given below and answer the 5 items. क्या है ये फिगर, एक बार एनालिसिस करते हैं. These are number of professors in selected discipline in the university by sex. By sex का मतलब है by the gender basically. मेल एंड फीमेल. मेल ब्लैक से रिप्रेजेंट हो रहा है या सॉलिड से रिप्रेजेंट हो रहा है, डॉट से यू आर रिप्रेजेंटिंग फीमेल. जैसे फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स के प्रोफेसर्स की बात करो तो नंबर इज 8 फीमेल्स एंड 32 मेल. और यहाँ पे एज ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन है इस एज गैप के थ्रू. जैसे लेट्स सपोज 35 टू 44 के रेंज में कितने फिजिक्स के प्रोफेसर्स हैं, तो 40% ऑफ द टोटल फिजिक्स प्रोफेसर्स. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर्स बिलोंग टू द एज ग्रुप 35 टू 44. पहले ये फिगर आउट करते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर्स. नंबर ऑफ मेल फिजिक्स प्रोफेसर इज 32. Number of female physics professors is 8. Upon adding we get 40 total physics professors. ठीक है. अब 35 टू 44 के एज ग्रुप में कितने परसेंट हैं, क्लियरली मेंशन्ड है 40%. तो मेरे लिए जो करेक्ट आंसर है वो बस इसी चीज़ का 40%. 40% का मतलब 40/100 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर्स विच इज़ 40. 10 कैंसल, 4 4 are 16. तो 16 फिजिक्स प्रोफेसर्स बिलोंग टू द एज ग्रुप 35 टू 44. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन हैज़ द हाइएस्ट रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल्स. 4 ऑप्शन गिवन है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं. फिजिक्स के लिए गिवन है मेल टू फीमेल जाना है मुझे. 32 मेल, फीमेल इज 8. नेक्स्ट मैथमेटिक्स के लिए मेरे पास गिवन है 28 एंड अपॉन 8. आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर मैथमेटिक्स इट इज़ 28 एंड द नंबर ऑफ फीमेल इज 8. फॉर फिजिक्स इट वाज 8 फीमेल एंड 32 मेल. इससे ये तो क्लियरली विजिबल हो रहा है दैट मैथमेटिक्स इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन. हाइएस्ट पूछा है, ये 8 into 4 है, ये 8 into 3 पॉइंट समथिंग है. तो दिस इज़ हायर वैल्यू कंपेरेटिवली. केमिस्ट्री के लिए अगर आप देखते हो तो केमिस्ट्री ये रहा, नंबर ऑफ मेल 16, नंबर ऑफ फीमेल 22. अगेन ये भी हाईएस्ट नहीं है, रूल्ड आउट. लास्ट क्या है, इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के लिए नंबर ऑफ मेल 24, number of female 8. Clearly physics or the professors in physics have the highest ratio of male to female. Option A is our correct fit. 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरे पे आते हैं. फ्रॉम द गिवन डेटा व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल साइकोलॉजी की प्रोफेसर्स आर फीमेल. साइकोलॉजी ये रहा, ठीक है. तो साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन 2 कैटेगरीज मेल एंड फीमेल, तो एक बार नज़र डालिए आप. नंबर ऑफ मेल 4, नंबर ऑफ फीमेल 4 और 8 के बीच में, सो 6. नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल नाउ यू नो 4 and 6, टोटल 10. क्या पूछा, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल साइकोलॉजी प्रोफेसर्स आर फीमेल्स. तो देर आर टोटल 10 साइकोलॉजी प्रोफेसर्स.
इनमें से फीमेल्स कितने ये पूछा जा रहा है. आउट ऑफ द ऑल साइकोलॉजी प्रोफेसर्स हाउ मेनी आर फीमेल्स. फीमेल इज 6 इन नंबर. ये फ्रैक्शन आ गया. इस फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो यू गेट द इक्विवेलेंट परसेंटेज वैल्यू. सिंप्लीफाई करा वी गेट 60%. ऑप्शन सी इज आर करेक्ट फिट. मूविंग ahead. If the number of female physics professors in the age group 25 to 34, 25 to 34 ये लाइन्स वाले हैं तो कहीं ना कहीं ये वाला है 30%, equals 25% of all the physics professors in that group. In that age group का मतलब क्या है? In that age group of 25 to 34. तो पहले पता लगाते हैं what is the number of total physics professors in the age group 25 to 34 age group. Total कितने हैं physics professors? We know the total of physics professor is 32 male and 8 female, so 40. और अगर मैं इस एज ग्रुप की बात करूं तो दिस इज गिवन बाय 30%, सो 30% ऑफ दिस वैल्यू, एक जीरो कैंसल्ड आउट, 12. क्या गिवन है? टोटल है इस एज ग्रुप में 12 फिजिक्स प्रोफेसर्स. इफ द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर्स इन दिस एज ग्रुप इक्वल्स 25% ऑफ ऑल द फिजिक्स प्रोफेसर्स इन दैट एज ग्रुप. ठीक है, मतलब इस एज ग्रुप में जैसे टोटल है 12, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली. तो गिवन डेटा ये कह रहा है कि 25% और 1/4. व्हाट इज 25%? 25% इज सिंपली 25/100 विच इज 1/4. 1/4 इज फीमेल एंड द रेस्ट आर मेल. 1/4 ऑफ 12 इज एक्चुअली 3 फीमेल्स. तो इस टोटल 12 फिजिक्स प्रोफेसर्स इस एज ग्रुप में 3 आर फीमेल एंड द रेस्ट दैट इज 12 minus 3, 9 आर मेल. क्या पूछा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल फिजिक्स प्रोफेसर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 34? ऑप्शन ए 9 इज द करेक्ट फिट. मूविंग ahead. If the physics professors in the university, physics नहीं, psychology professors, what is the total number of psychology professors? Male are 4 and female are 6, so 10. Total psychology professors constitute only 2% of the all professors in the university. What is the number of professors in the whole university? Let the total number of professors in the university be P. तो 2% अगर मैं इस P का निकालूँ, ये बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ साइकोलॉजी प्रोफेसर्स. द टोटल नंबर ऑफ साइकोलॉजी प्रोफेसर इज 10. इक्वेशन बन गया. सिंप्लीफाई करते हैं. 2/100 इंटू P इज इक्वल टू 10 और P इज इक्वल टू 10 इंटू 100/2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. आप क्विकली सिंप्लीफाई कर दो आप. दिस इज 5 and this is 500. Total number of all the professors present in that university is actually equal to 500. I hope this helps. ये 5 क्वेश्चन आपके डेटा इंटरप्रिटेशन वाले टॉपिक से थे. डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक्स इज बेसिकली क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ्स, और इनको सॉल्व करने के लिए आपको कोर कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक टॉपिक्स आने चाहिए. क्या है अरिथमेटिक टॉपिक्स? दीज आर बेसिकली परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस. कोई भी आप डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन देखोगे वो इन 4 टॉपिक पे ही यूजुअली बेस्ड होगा. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज को लेके अच्छी है तो इन जनरल आप इस डेटा को बहुत ही अच्छे से इंटरप्रेट करके सॉल्व कर सकते हो. आप देख सकते हो ऑल द 5 क्वेश्चन दैट वी डिड is typically based on a question of either percentage or ratio. So I hope this helps. Happy learning everyone. Consider the following statements. A primary group is relatively smaller in size. Intimacy is an essential characteristic of a primary group. A family may be an example of a primary group. ये 3 statements हैं.
अब इनके बेसिस पे मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। ऑल फैमिलीज आर प्राइमरी ग्रुप्स। देखो फैमिली मे बी एन एग्जाम्पल, तो क्या ये बोलना सही है कि ऑल फैमिलीज एक्सट्रीम स्टेटमेंट? तो दिस इज नॉट ट्रू, कांट से सिनेरियो पे चला जाता है बेसिकली, दिस कुड बी ट्रू और नॉट बी ट्रू, तो ऑलवेज ट्रू पे ये नहीं आएगा। अगेन ऑल प्राइमरी ग्रुप्स आर फैमिलीज, कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये भी नॉट ट्रू है। अ ग्रुप ऑफ स्मॉलर साइज इज ऑलवेज अ प्राइमरी ग्रुप, दिस इज अगेन रूल्ड आउट, नॉट नेसेसरली ट्रू ना, कैसा होगा ही होगा। यस, a primary group is relatively smaller in size, a group of smaller size is always a primary group, no, not the other way around, not always. Members of a primary group know each other intimately. Intimacy is an essential characteristics of any primary group. Members of the primary group know each other intimately, ये इसका करेक्ट कंक्लूजन हो सकता है। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट। Geeta is older than her cousin Meena. Meena's brother Bipin is older than Geeta. Okay. एज के बेसिस पे अगर मैं क्लासीफाई करूं तो गीता इज ओल्डर देन मीना, मीनाज ब्रदर बिपिन इज ओल्डर देन गीता, तो बिपिन यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि बिपिन इज द एल्डेस्ट, मीना हियर इज द यंगेस्ट आउट ऑफ दीज थ्री। When Meena and Vipin visit Geeta, they like to play chess. Meena wins the game more often than Geeta. Wins के basis पे Meena is greater. Based on the above information, 4 conclusions are drawn. Which of them logically follows from the information given? Information क्या है? Age के basis पे एक information given है, जहाँ पे ये classify हो रहा है कि Vipin is the eldest एंड मीना इज द यंगेस्ट। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो है डेटा का वो गिवन है इन टर्म्स ऑफ विनिंग द गेम, तो मीना विंस मोर नंबर ऑफ गेम्स देन गीता। ओके, वाइल प्लेइंग चेस गीता एंड मीना विथ गीता एंड मीना बिपिन ऑफन लूजेस, ये वाला डेटा तो गिवन ही नहीं है, तो आप इस पर कैसे कमेंट करोगे? तो दिस इज नॉट अ वैलिड कंक्लूजन। कंक्लूजन इज समथिंग दैट यू ड्रॉ फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा। आप कोई चीज़ जब कंक्लूड करते हो तो उसका बेस क्या है? उसका बेस होता है जनरली स्टेटमेंट्स, वो डेटा, यहाँ पे वो ये डेटा है, इसके बेसिस पे आपको कंक्लूड करना है, तो ये कंक्लूड तो नहीं हो रहा है। गीता इज द ओल्डेस्ट अमंग द थ्री, नो, क्लियरली मेंशन है बिपिन, तो इस डेटा से ये फॉल्स स्टेटमेंट है। गीता हेट्स टू लूज द गेम, गीता का क्या रिएक्शन है आफ्टर लूजिंग द गेम, ये तो गिवन नहीं है। इट इज़ ओनली सेड दैट मीना विंस द गेम मोर ऑफन देन गीता, बट इस पे गीता का क्या रिएक्शन होता है, क्या इमोशनल स्टेट होता है, उस पर कोई डेटा नहीं गिवन है। जनरली ऐसा बोल सकते हो कि किसी को भी हारना पसंद नहीं है, बट ये यहाँ से कंक्लूड नहीं हो रहा है। वी हैव टू ओनली स्टिक टू वॉट एवर इज गिवन एक्चुअली। दिस इज अगेन फॉल्स। अगर देखो 4 में से 3 ऑप्शन गलत हो गए तो जनरली राइट इज द करेक्ट फिट, लास्ट वन। अब एक बार पढ़ भी लो, मीना इज द यंगेस्ट ऑफ द थ्री, यस, ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट हियर। आई होप दिस हेल्प्स। 5 people A, B, C, D, E are seated around a round table. Every chair is spaced equidistant from adjacent chairs. Adjacent का मतलब the closest, the nearest, the next element, the neighbors. सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आप पहले 5 इक्विडिस्टेंट ब्लॉक्स बना लो। अब ये 5 चेयर्स पे कौन सीटेड होंगे? ए, बी, सी, डी एंड ई, बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस। ओके, क्या है ये कंडीशंस? सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। यहाँ पे नेक्स्ट टू ए का मतलब ये है कि अगर सी यहाँ पे है तो ए यहाँ पे है, या फिर सी यहाँ पे भी हो सकता है। ऑल राइट, A is seated 2 seats from D, 2 seats from D. तो possible D could be here, 1, 2, और D could be here, 1, 2. ठीक है, तो D फिलहाल मैं D को यहाँ पे रख सकता हूँ, या फिर D को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ऑल राइट, B is not seated next to A. B A के नेक्स्ट पे नहीं बैठा है,
अगर मैं इस वाले अरेंजमेंट की बात करूं, ब्लू वाले की, बी के लिए भी 2 पोजीशंस वेकेंट है, क्या आप बी को यहाँ पे रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। रीजन, बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए। द ओनली पॉसिबल पोजीशन फॉर बी इज दिस। और जैसे बी यहाँ पे आ रही है तो व्हाट कुड बी दिस एलिमेंट, ई। ये एक अरेंजमेंट बन रहा है। क्विकली मैं दूसरा बना लेता हूँ, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हियर। आपको समझा रहा हूँ, देन ज़रा सा टाइम लग रहा है। तो अगर ए यहाँ पे तो सी यहाँ पे, एंड लेट्स अज्यूम कि इस बारी डी यहाँ पे है। ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, सो 1 2 हो सकता है। बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो यहाँ पे बी नहीं आ सकता है। बी कैन ओनली बी प्लेस्ड हियर। बी को मैं यहाँ पे प्लेस करूँ, यहाँ पे ई आ गया। ऑलराइट, अब ज़रा ध्यान देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? D is seated next to B. D is seated next to B. Yes. E is seated next to A. E is seated next to A. Select the correct answer from the quotes given below. Both 1 and 2 are the correct fit here. I hope this helps. The music director of a film wants to select 4 persons to work on different aspects of the composition of a piece of music. 7 persons are available for this work, and these persons are Rohit, Tanya, Shobha, Kaushal, Kunal, Mukesh and Jashwant. Now there are certain conditions. Out of 7 people, मुझे सिर्फ 4 लोगों की टीम बनानी है. 4 of them needs to work on different aspects. अब conditions are कि रोहित एंड तान्या will not work together. तो किसी भी टीम में अगर रोहित सेलेक्टेड है तो तान्या उस टीम का पार्ट नहीं हो सकती है. Again, Kunal and Shobha will not work together, and Mukesh and Kunal wants to work together. कि अगर मुकेश है तो कुणाल को भी होना चाहिए, बट कुणाल और शोभा एक साथ नेवर इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ 4 पीपल. तो इन कंडीशंस को ही देखते हुए ये जो 2 मेजर कंडीशंस है कि रोहित एंड तान्या, कुणाल एंड शोभा विल नॉट वर्क टुगेदर, इसके बेसिस पे मैं बताऊंगा कि विच ऑफ देम इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल ग्रुप ऑफ पीपल दैट कैन बी सेलेक्टेड. ओके, अगर यहाँ पे कुणाल है तो कुणाल के साथ यू कैन नॉट पिक शोभा. शोभा इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो कैन दिस बी अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट? नो, रूल दिस आउट. ये नहीं हो सकता बिकॉज दीज 2 मेंबर्स कैन नॉट कम टुगेदर. अगेन, रोहित और तान्या ये दोनों एक साथ एक टीम पे नहीं हो सकते, विल नॉट वर्क टुगेदर. तान्या एंड रोहित विल नॉट वर्क टुगेदर. एक और चीज़ गिवन थी, मुकेश के साथ कुणाल काम करेगा. मुकेश एंड कुणाल वांट्स टू वर्क टुगेदर. तान्या, जसवंत, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, तो दिस कैन बी अ पॉसिबल फिट. ऑप्शन सी इज दैट ग्रुप ऑफ पीपल दैट यू कैन पिक. आई होप दिस हेल्प्स. A, B, C, D, E belong to 5 different cities, P, Q, R, S, and T, and not necessarily in that order. ठीक है. Each one of them comes from a different city. Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. Each one of them come from a different city. इसका मतलब ये है कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ यूनिक कोडिंग और 1-on-1 कोडिंग. जैसे सॉल्व करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका, ग्रिड बनाओ. A, B, C, D, E, एंड राइट हैंड साइड पे आप P, Q, R, S, T के प्लेसमेंट को ध्यान दो. अब ये ग्रिड्स 1-on-1 कोडिंग में ही यूज़फुल होते हैं. आपको दिख जाएगा, जस्ट गिव मी सम टाइम, ये बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ. B and C डू नॉट बिलोंग टू Q. B and C डू नॉट बिलोंग टू Q. तो क्या मैं इस तरीके से कैंसिल आउट कर सकता हूँ? B is not part of Q, तो कैंसिल आउट कर दिया. C is also not part of Q, कैंसिल आउट कर दिया. B and E do not belong to P and R. B and E do not belong to P and R. A and C do not belong to R, S, T. A and C do not belong to R, S, T. A and C, R, S, T. अब जैसे आप इतना करते हो आपको ये दिख रहा है सी के लिए बाकी सारे प्लेसेस क्लोज्ड हो चुके हैं और दी अदर सिटीज़ आर क्लोज्ड, बट सी ऑब्वियसली बिलोंग्स टू अ सर्टेन सिटी. तो कौन सा ओनली पॉसिबल ऑप्शन है सी के लिए?
विल से इट इज़ P। तो P पे अगर वो प्रेजेंट हो रहा है, अब P से और कोई नहीं आ सकता है, तो एज सुन एज यू प्लेस अ टिक मार्क, मतलब एक मैच हो गया। अब इन दोनों के अलावा इस पे और कोई मैच नहीं हो सकता है, तो आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली पूरी तरीके से कैंसिल आउट कर देते हो। बेसिकली P कैनॉट बी पार्ट ऑफ A और D। नाउ जैसे मैंने ये करा, मुझे ये दिख रहा है कि Q A बिलोंग्स टू द सिटी Q। तो यहाँ पे जैसे आप एक टिक मार्क लगाओगे, आपको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कैंसिल आउट करने पड़ेंगे। कैंसिल आउट कर दो। ओके, लास्ट वाले स्टेटमेंट को भी पढ़ लो। डी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू क्यू एंड टी। डी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू क्यू एंड टी। नाउ क्लियरली ई बिलोंग्स टू एस, तो ये पार्ट पूरी तरीके से कैंसल्ड। एंड बी बिलोंग्स टू टी and D belongs to R. Which one of the following statement is not correct? Not correct. C belongs to P. C belongs to P. Yes, ये तो correct है. D belongs to R. D belongs to R. Yes. A belongs to Q. A belongs to Q. B belongs to S. B belongs to T. और यहाँ पे बोला जा रहा है B belongs to S. So this is the statement which is not correct. Option D is our correct fit. I hope this helps. There are some balls of red, green and yellow color lying on a table. There are as many red balls as there are yellow balls. इस statement का मतलब है जितने number of red balls हैं, I'm indicating the number of red balls with the symbol R. There are as many red balls as there are yellow balls. तो red balls and yellow balls are equal in number. पहला डेटा। ओके, दूसरा डेटा क्या कह रहे हैं? देर आर ट्वाइस एज मैनी येलो बॉल्स एज देर आर ग्रीन वंस। येलो बॉल्स उतने हैं जितने डबल अगर आप कर दो ग्रीन बॉल्स को उतने होंगे। देर आर ट्वाइस एज मैनी येलो बॉल्स एज देर आर ग्रीन वंस। सो 2 टाइम्स ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू येलो। ये दूसरा डेटा है। द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ओके, अगर मैं इस दो डेटा को कंबाइन करूँ तो येलो की जगह पे मैं रेड भी लिख सकता हूँ। Can I say 2 times of green is equal to red as well? Now, the number of red balls is equal to the sum of yellow and green balls? No. कैसे sum of yellow and green हो जाएगा? Red is equal to yellow. तो yellow पे अगर green add हो गया तो ये तो excess चला गया. This is not true. Red balls is double the number of green balls. Yes, absolutely. बट बाकी दो स्टेटमेंट्स को भी देखना ज़रूरी है। इज इक्वल टू द येलो बॉल्स माइनस ग्रीन वंस? नो, कैन नॉट बी असर्टेड। कैन बी असर्टेड, कर दिया हमने। इज डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। आई होप दिस हेल्प्स। अ थीफ रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इज बीइंग चेस्ड बाय अ पुलिसमैन हुज स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली अगर आप किसी को चेज कर रहे हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड कम है जिसको आप चेज़ कर रहे हो तो आप उसे कभी चेज़ ही नहीं कर पाओगे। तो थीफ इस तरफ भाग रहा है और उसके पीछे पुलिस भाग रही है। पुलिस की स्पीड है 10 किलोमीटर्स पर आवर, थीफ की स्पीड है 8 किलोमीटर्स पर आवर। नाउ इफ द थीफ इज 100 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन, एक डिस्टेंस है इनके बीच में। ये डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर का डिस्टेंस है। पुलिस, थीफ। ओके, इनके रेस्पेक्टिव स्पीड्स क्या गिवन है? 10 किलोमीटर पर आवर और ये गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर। देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ विल बी हाउ मच? ओके, ये जो क्वेश्चन है ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन है विच इज़ TSD, टॉपिक का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और उसमें एक बहुत ही फेमस सा कॉन्सेप्ट है ऑफ चोर पुलिस, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड काम कर रही है। दो स्पीड्स एट द सेम टाइम अगर ऑपरेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन, हम लोग कैलकुलेशन को प्रोसीड करते हैं। तो पहले मैं ज़रा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, देन इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। इस क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। कैसा एक सिमिलर क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप उसको कैसे टैकल करोगे। पहला जो अजम्पशन होता है इसमें, वो इस टाइप के क्वेश्चन में ये होता है कि चोर जिस तरफ भी भाग रहा होगा पुलिस को वो डायरेक्शन पता होगा।
तो कभी भी ऐसा मत सोचना, अगर मान लो यहाँ पे डेटा इनएडिक्वेट गिवन है, ऐसा है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ये सब कभी नहीं होता है. इट इज़ नोन एंड इट इज़ अज्यूम्ड दैट पुलिस इज ऑलवेज नोइंग विच डायरेक्शन टू फॉलो. सेकेंडली, आप देख रहे हो इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो अगर मैं 1 घंटे की बात करूँ, पूरे 1 घंटे की, तो 1 घंटे में क्या हो रखा है कि ये जो चोर है ये 8 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, बट पुलिस 10 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, तो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है. तो विथ एवरी आवर ये पुलिस, अगर मान लो इनके बीच में एट प्रेजेंट 10 किलोमीटर्स का फ़र्क है, लेट्स सपोज, तो आफ्टर एवरी आवर ये जो गैप है ये छोटा होते चला जाएगा, एंड अल्टीमेटली आफ्टर द 5th आवर वो इसे पकड़ लेगा. कैसे करना है? लेट्स सपोज डिस्टेंस देखो क्या गिवन है, तो 10 किलोमीटर, और स्पीड क्या हमारे लिए, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड काम करेगी. रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में चेजिंग ओवर में सबट्रैक्ट होती है, तो 10 किलोमीटर पर आवर माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो इफेक्टिवली 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हो. क्योंकि 8 पे ये चल रहा है, ये 10 किलोमीटर का मतलब है 8 + 2, तो 8 पे तो ये भी चल रहा है. आप अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, मैं भी अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लग जाऊँ और अपने दोनों अभी सेम पोजीशन पे, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? मैं 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा हूँ ना विथ एवरी आवर, ये समझना था. टाइम क्या लगेगा? टाइम इज़ डिस्टेंस बाय स्पीड 10/2 विच इज़ 5 hours. अगर इफ दिस डिस्टेंस वॉज 10 किलोमीटर्स, तो 5 घंटे लग जाते पुलिस को इसको पकड़ने में, बट डेफिनेटली पुलिस इसे पकड़ लेगा. अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं. हमारे लिए क्या डिस्टेंस गिवन है? हमारे लिए डिस्टेंस गिवन है 100 meters. ऑलराइट. रिलेटिव स्पीड आई नो इट इज़ 10 - 8 विच इज़ 2 किलोमीटर पर आवर, या फिर आप इसे कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकेंड पे, तो इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड. नाउ क्या बन रहा है ये देखते हैं. टाइम इज इक्वल टू 100/2 इंटू 5/18 ऊपर चला जाएगा. ये कितना होगा? 5 × 2 10, एक ज़ीरो कैंसिल आउट कर दो. दिस इज आफ्टर 180 सेकेंड्स और 3 minutes. 60 सेकेंड इज़ 1 minute, तो 180 सेकेंड इज़ 3 minutes. तो 3 मिनट के बाद पुलिस इसे पकड़ लेगी. ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जहाँ पे रिलेशन है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये केस था सेम डायरेक्शन का. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रिलेटिव स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उस केस में एक स्पीड्स क्या होते हैं? अगर मान लो पुलिस इस तरफ, पुलिस क्या, दो दोस्त हैं ए और बी, वो लोग एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, तो ए भी इस तरफ जा रहा है बी की तरफ, और बी भी ए की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन इनका ऑपोजिट है ना, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने पे स्पीड्स ऐड अप हो जाते हैं, और अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड सबट्रैक्ट या माइनस हो जाते हैं. ये ध्यान रखना है आपको. ऑल्सो यूनिट कन्वर्शन इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे मीटर गिवन है, तो आप किलोमीटर/आवर पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, आपको कन्वर्ट करना होगा, और ये बेसिक सा कन्वर्शन है जो आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ये कन्वर्शन करना होता है. ऑल राइट, आई होप दिस हेल्प्स. 7 men A B C D E F G आर स्टैंडिंग इन अ क्यू इन दैट ऑर्डर. इन दैट ऑर्डर का मतलब है इसी सीक्वेंस में ये लोग एक लाइन में खड़े हैं. ओके, EFNG. अब कोई भी अगर लाइन में खड़ा है, तो या तो वो इस डायरेक्शन को फेस कर रहा होगा या फिर इस डायरेक्शन को फेस कर रहा होगा. ये तो क्लैरिटी है. ऑल्सो अगर मान लो कि दे आर फेसिंग दिस साइड, तो अगर ए का फेस इस तरफ है, तो ये अपने सामने कोई भी कलर नहीं देख सकता. कलर का मतलब है, क्वेश्चन को पूरा करते हैं. ईच वन इज वेयरिंग अ कैप ऑफ डिफरेंट कलर एंड दीज कलर्स आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. सारे लोग एक डिफरेंट कलर के कैप को पहन रहे हैं. तो अगर इस तरीके से इनका फेस है,
तो ए अपने सामने किसी को भी नहीं देख सकता है, जी अपने सामने सबको देख सकता है। ये गिवन है क्या? यस, जी कैन सी कैप्स ऑफ ऑल कलर्स अदर देन ऑरेंज। क्लियर कट इंडिकेशन है कि दे आर फेसिंग इन दिस डायरेक्शन। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ जीज कैप? देखो, जी अगर सारे कलर्स को देख सकता है, जी कौन से कलर को नहीं देख पाएगा? वो जिस कलर का कैप पहन रहा है उस कलर को नहीं देख पाएगा, उसके अलावा बाकी सारे इसको विजिबल होंगे। तो अदर देन ऑरेंज मीन्स जी इज वेयरिंग एन ऑरेंज कलर्ड कैप। ई इज वेयरिंग एन इंडिगो कलर्ड कैप। E is wearing an indigo colored cap. What is the color of cap worn by F? Okay. E can see violet and yellow. E क्या इस तरफ देख सकता है? No. I know the direction is this side. ये लोग इस तरफ फेस कर रहे हैं, तो E can see violet and yellow. Violet यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, और येलो, तो येलो भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे तो नहीं होगा, बट नॉट रेड। नॉट रेड का मतलब है कि रेड या तो यहाँ पे होगा और कोई पॉसिबल सिनारियो नहीं है। कुड हैव बीन कि रेड ये है, बट इट इज़ क्लियरली गिवन कि ई ने इंडिगो कलर का कैप पहना है। तो रेड इज द कैप ऑफ एफ। द कलर ऑफ एफ्स कैप इज रेड। अब ज़रा और डिकोड करते हैं, ऑल्दो हमारा क्वेश्चन आंसर हो चुका है। द कलर ऑफ कैप वन बाई एफ इज रेड, बट इस डेटा को ज़रा और देखते हैं और समझते हैं कि क्या और इससे अपने लोग एनालिसिस कर सकते हैं। D is able to see in front of him green and blue but not violet। ठीक है, और वायलेट यहाँ पे कॉमन आ रहा है। E कैन सी वायलेट, E वायलेट देख सकता है। D कैन नॉट सी वायलेट, D वायलेट नहीं देख सकता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वायलेट नहीं है, और E देख सकता है, इसका मतलब है वायलेट यहाँ पे डेफिनेटली है। तो डी कौन से कलर का कैप पहन रहा है? डी इज वेयरिंग अ वायलेट कलर्ड कैप। नाउ ई कैन सी येलो एज वेल, एंड डी इज एबल टू सी ग्रीन एंड ब्लू। तो ग्रीन, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्लू, येलो। आई डोंट नो विच वन, बट इन तीनों का कलर इनमें से ही होगा, एंड दीज आर डेफिनेट कलर्स। अब आपको अगर डेफिनेटली पूछा जाए तो आप डी ई एफ के कैप के कलर के बारे में डेफिनेटली बोल सकते हो। बाकी इनके बारे में आपको 3 ऑप्शंस गिवन है। कैप वन बाई एफ इज ऑफ रेड कलर। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट फिट। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। मान लो वो स्पीड है s किलोमीटर पर आवर। ओके, क्या हमारा अजम्पशन है? s इज अ वेरिएबल, एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 at an average speed of 6 kilometer per hour more than the original speed। तो s plus 6, s हमारे लिए assumed speed है। If it takes 3 hours to complete the total journey, तो time 1 plus time 2 is equal to 3 hours। Find the original speed। original speed हमने assume कर लिया s। alright, क्या मैं ऐसा एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस मेरे लिए है 63 किलोमीटर बाई द स्पीड s। दिस इज टाइम 1। दूसरा टाइम डिस्टेंस क्या है? 72, और इस बार मेरी स्पीड क्या थी? 6 किलोमीटर मोर थी, तो s प्लस 6। ये है टाइम नंबर 1, ये है टाइम नंबर 2। अगर इनको ऐड करोगे तो टोटल टाइम आएगा 3 आवर्स। दिस इज इक्वल टू 3। तो क्या ये इक्वेशन आप क्लियरली सॉल्व कर पा रहे हो? नाउ वी जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई द डेटा। अब आप डिनोमिनेटर क्या रख सकते हो? तो इन दोनों का प्रोडक्ट s इंटू एस प्लस 6। ये मल्टीप्लाई होगा s प्लस 6 से, ये मल्टीप्लाई होगा s से, तो ये बन गया 63s प्लस 63 इंटू 6 विच इज 8 एंड 37 प्लस 72s। दिस इज इक्वल टू 3। और सिंप्लीफाई करते हैं, वी गेट 63 एंड 72 5s, 7 13 135s प्लस 378। दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इस पूरे पार्ट को यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो ये बन जाएगा s स्क्वायर प्लस 6s। मल्टीप्लाई करो 3 से, दिस बिकम्स 3s स्क्वायर
और 6 3 ज़ा 18s। अब इस 18 को भी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊँ या सारे डेटा को उस तरफ लेके चले जाओ, सो 3s² प्लस 18s माइनस 135s माइनस 378, दिस इज इक्वल टू 0। 3s² माइनस 117s माइनस 378, क्या ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं? यस, तो अगर मैं इन सब में 3 से डिवाइड कर दूं तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएंगे। दिस विल बी s² प्लस 39s, नॉट प्लस, माइनस 39s माइनस 126, दिस इज इक्वल टू 0। अब मुझे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। 126 को चलो ब्रेक डाउन करते हैं। 63, 21, मुझे ये सोचना है, दो ऐसे वैल्यूज सोचो जिनका प्रोडक्ट 126 के बराबर है और जिनको आप सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके 39 पे चले जाओगे। 39 से नियरेस्ट 7 के मल्टीपल में 42, तो 7 इंटू 3 इंटू 2 और 3 बच गया। ग्रेट। 42 इंटू 3 इज 126, तो s² माइनस 42s प्लस 3s। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आप इस पे चले जाओगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक डाउन करवा रहा हूँ। माइनस 126, दिस इज इक्वल टू s। s कॉमन ले लो, s माइनस 42, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, दिस इज s माइनस 42, तो ये बन जाएगा s प्लस 3 एंड s माइनस 42, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ दो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या बन रहे हैं। s इज इक्वल टू -3 और s इज इक्वल टू प्लस 42। s इज स्पीड, स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव, तो ये वाला ऑप्शन इग्नोर हो जाएगा। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ऑप्शन इग्नोर हो जाता है, ये वाला मेरे लिए करेक्ट ऑप्शन है। और स्पीड क्या निकल के आ रही है, 42 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट फिट। आई होप दिस हेल्प्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये इक्वेशन फॉर्म करना, दैट इज टाइम 1 प्लस टाइम 2, दिस इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन। Read the following statements and answer the question that follows. 5 cities P, Q, R, S and T are connected by different modes of transport as follows. क्या क्या given है? P and Q are connected by boat as well as rail. तो बोट को मैं ब्लू लाइन से डिनोट कर रहा हूँ और रेल को मैं ब्लैक लाइन से डिनोट कर रहा हूँ। ओके। एस एंड आर आर कनेक्टेड बाय बस एंड बोट। अब आप देख रहे हो एस और आर ये दोनों सिटीज़ यहाँ पे इनमें से कोई भी मेंशन नहीं है, तो आप क्या करते हो, इस वाले लाइन को स्किप करते हो फॉर नाउ। लुक एट द नेक्स्ट लाइन। क्यू एंड टी आर कनेक्टेड बाय एयर ओनली। क्यू आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, तो क्यू एंड टी are connected by air only. A. All right. P and R P already drawn है, are connected by boat only. boat कौन सा था, blue वाला। P and R are connected by boat only. ठीक है। Now T and R are connected by rail and bus. रेल एंड बस। देखो बस तो एक नया सिस्टम है, तो बस मैं लिख देता हूँ बिकॉज बोट के साथ आप इसको इंटरचेंज मत कर लेना। एंड रेल एज वेल, तो इस तरीके से रेल। ओके, व्हाट वी हैव मिस्ड आउट, ये वाला पार्ट। एस एंड आर आर कनेक्टेड बाय बस एज वेल एज बोट। एस और आर, तो एस को मैं यहाँ पे डिनोट कर लेता हूँ। इनके बीच में कौन कौन है, बस है और बोट है, सो बोट एंड बस। ठीक है। आई होप ये सिंबल्स, ये डायग्राम आपको बेसिकली क्लियर है दैट दीज आर द ट्रांसपोर्ट्स। नाउ विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड हेल्प वन टू रीच आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू। क्यू से स्टार्ट करना है
और आपको आर पे पहुंचना है, सिटी वाले आर पे पहुंचना है, बट विदाउट चेंजिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या मतलब है इसका? कि अगर मान लो आप इस वाले रूट को फॉलो करते हो तो आप क्यू से आर पे जा सकते हो, बट यहाँ पे आप क्यू से टी जा रहे हो यूजिंग एयर, दिस इज़ वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इसके बाद आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करना पड़ रहा है, तो आप ये वाला रास्ता नहीं ले सकते हो अगर ये कंडीशन गिवन है। आप देख पा रहे हो क्यू से आर जाना है, ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं करना है, तो आई कैन गो बाय बोट। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? बोट, ऑप्शन ए इज आर करेक्ट फिट। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं। अब इसी के बेसिस पे जो और क्वेश्चन है उनको देखते हैं। डायग्राम हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, तो ये हमारे लिए ज़रा सा ईजी हो जाएगा इवेल्युएट करना। इफ़ अ पर्सन विजिट्स ईच ऑफ द प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम पी एंड गेट्स बैक टू पी, पी से स्टार्ट करके पी पे ही वापस आना है और सारे प्लेसेस को, सारे सिटीज़ को विजिट भी करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मस्ट ही विजिट ट्वाइस? कोई ऐसा सिटी है क्या जिसको इसको 2 बार ही ट्रैवल करना पड़ेगा? चलिए देखते हैं। एक बेसिक रूट ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पे ये एस पे एंड हो जा रहा है, इसको वापस पी से स्टार्ट करके पी पे आना है, तो वापस जब ये पी पे आएगा तो इसको आर 2 बारी क्रॉस करना पड़ेगा। या अगर ये इस तरीके से जाता है तो अगेन इसको वापस से आर पे आना होगा एंड देन ही कैन ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन। तो आर इज़ वन सच सिटी जिसको आपको 2 बारी विजिट करना पड़ेगा if a person starts from P and gets back to P. I hope this helps. Moving ahead to the next question. Which one of the following pairs of cities is connected by any of the routes directly without going to any other city? अब इनको ऑप्शन से ही चेक करना है। P and T. P and T is connected by any of the routes directly without going to any other city. Okay. पी एंड टी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं क्या? नहीं है ना। आप डायरेक्टली पी से टी पे नहीं जा सकते हो। हाँ, आप टी से आर पे ज़रूर जा सकते हो। तो टी एन एस नो। अगर आपको टी से एस पे जाना है तो आपको वाया आर जाना होगा। क्यू एंड आर अगेन आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, यू हैव टू गो थ्रू पी और गो थ्रू टी। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज इज कनेक्टेड बाय एनी ऑफ द रूट्स डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू एनी अदर सिटी। ऐसा इन तीनों ऑप्शन में पॉसिबल नहीं है, तो आप बोलोगे नन ऑफ दीज इज द करेक्ट फिट। क्या पॉसिबल हो सकता है? आप बोलते हो आर एन पी हो सकता है, आर एन एस हो सकता है, आर एन टी हो सकता है, पी एन क्यू हो सकता है, क्यू एन टी हो सकता है। ये सारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते थे, इनमें से कुछ भी गिवन नहीं है। ऑलराइट, I hope this helps. The following figures 1, 2, 3 and 4. In the figure from 1 to 4 above, two symbols are shown to change their position in a regular direction. ये दो symbols, they change their position in a regular direction. You have to follow the same sequence, and if we follow the same sequence of changing direction, what would be the fifth figure? That is what we need to figure out. Okay, let's quickly understand what is actually happening here. Okay, ये जो triangle है, this triangle, if we notice carefully, it is shifting in this direction. एक बार यहाँ पे आया, next ये यहाँ से यहाँ पे गया, that means it is going here. फिर ये यहाँ से इस तरफ आ गया, it is going this direction. तो आइडल इसका डायरेक्शन ये होना चाहिए। नेक्स्ट, तो जो मेरे पास डायग्राम बनेगा वहाँ पे दिस शुड बी प्लेस्ड हियर इन दिस ब्लॉक। अब आप देखो ऑप्शन में क्या ये पॉसिबल है? नो, दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ट्रायंगल बनना चाहिए, यहाँ पे बन रहा है। ओके, दो पॉसिबिलिटीज़ आ गए, तो मुझे जो दूसरा सिंबल है आई नीड टू सी वेयर विल दैट गो एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। ये सन की तरह फिगर है, ये यहाँ से यहाँ पे मूव करता है, उसके बाद ये इस जगह पे जा रहा है विच मीन्स इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, फिर ये यहाँ पे है दैट मीन्स इट इज़ गोइंग हियर। तो नेक्स्ट डायरेक्शन ये होना चाहिए, दिस इज़ द डायरेक्शन। तो अल्टीमेटली वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आना चाहिए उसे, सन को।
अब देखो सन अल्टीमेटली यहाँ पे आ रहा है, सो दिस इज द करेक्ट फिट. सन अल्टीमेटली यहाँ पे जा रहा है, दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन बी इज आर करेक्ट फिट. These are known as problem figures. Alright, I hope this helps. Here we have 6 figures. They are occurring in a particular manner. एक particular pattern इनके बीच में चल रहा है. We need to identify what will come in the 7th position if the same pattern is being followed. तो एक बारी एनालाइज करते हैं पैटर्न क्या है. आप केयरफुली देखो जो एरोस का साइन है या मूवमेंट है वो किस तरफ इंडिकेट कर रहा है. ये जो डायरेक्शन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है. क्या ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज है. दिस इज क्लियरली अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मूव इन दिस डायरेक्शन. तो लेट मी से दिस इज क्लॉकवाइज. सी. ऑलराइट. अब आप अगर इसके हैंड्स को देखोगे, दिस इज मूविंग इन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन और काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस इज ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब क्या हो रहा है कि इफ यू लुक क्लोजली तो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, दीज टू लाइन्स, एंड दिस मूव्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो सी ए. ओके, नेक्स्ट. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मूव इन दिस डायरेक्शन. और क्या ये फर्स्ट वाले फिगर से बिल्कुल सेम है, मैच कर रहा है क्या. एक बार देखो आप, फर्स्ट वाला फिगर और ये वाला फिगर बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज है. कहीं ना कहीं आई कैन से द नेक्स्ट फिगर वुड बी एंटी क्लॉकवाइज. अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है देख लो, एग्जैक्टली इट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो क्या अब आपको पैटर्न समझ में आ रहा है. देखो सी ए फिर सी ए. तो ये पैटर्न 3 स्टेप्स में फॉलो हो रहा है. आप देख सकते हो यहाँ पे भी इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज. सी ए. अब ये अगर यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, नेक्स्ट ये वाला यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, तो अगेन ये 7th 8th एंड 9th इस तरीके से होंगे सी ए एंड सी ए. मेरे से पूछा है 7th फिगर. आई नो द 7th फिगर विल बी सेम एज द फर्स्ट फिगर एंड द 4th फिगर. फर्स्ट और फोर्थ जैसा कौन सा दिख रहा है, सारे क्लॉक वाले मुझे देखने. क्लॉकवाइज कौन सा मूव कर रहा है, ये वाला तो नहीं मूव कर रहा है, ये वाला एंटी मूव कर रहा है. आप देखो ऑप्शन सी और डी, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ये भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. शायद यहाँ पे कोई मिसप्रिंट वाला प्रॉब्लम होगा, बट दीज टू आर द करेक्ट फिट. ऑब्वियसली कोई एक ही होगा, कौन सा होगा आई होप यू आर एबल टू फिगर आउट कि जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द पैटर्न. सो आउट ऑफ सी और डी वन ऑफ देम विल बी द करेक्ट फिट. और वो कौन सा है जो एग्जैक्टली फर्स्ट फिगर एंड 4th फिगर जैसा दिख रहा है. यहाँ पे शायद कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, देयरफॉर वी आर गेटिंग 2 फिगर्स जो कि बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं, बट आइडली ऐसा नहीं होगा. आई होप यू आर गेटिंग द सोल्यूशन. ऑलराइट, थैंक यू. Direction for the following 3 questions. Examine carefully the following statement and answer the 3 items that follows. Okay. Out of the 4 friends A, B, C, D, A and B play football. चलो ये जो स्पोर्ट्स है मैं उनको लिख लेता हूँ. फुटबॉल, देन यू हैव क्रिकेट, हॉकी एंड देन बास्केटबॉल. ये 4 स्पोर्ट्स है. Alright. A and B play football and cricket. Football, cricket, A and B. B and C play cricket and hockey. B and C play cricket and hockey. A and D play basketball and football. A and D play basketball and football. A already football play कर रहा है तो यहाँ पे football and basketball. C and D play hockey and basketball. C and D play hockey and basketball. Okay. अभी हमारे पास चार्ट बन के रेडी है. फॉर क्लैरिटी मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर ले रहा हूँ.
क्या फिगर आउट कर पाओ इजिली ना। हु डज नॉट प्ले हॉकी, हॉकी कौन नहीं खेल रहा है क्लियरली, द पर्सन इज ए विच इज ऑप्शन डी, ए इज नॉट प्लेइंग हॉकी। ऑलराइट, अब ये जो चार्ट है ना ये मुझे हेल्प करेगा बाकी के 2 क्वेश्चंस के लिए भी। एक बार यहाँ पे इनको प्लेस कर लेता हूँ। लेट्स सी, हु प्लेज फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल भी, बास्केटबॉल एंड हॉकी भी, फुटबॉल, बास्केटबॉल नो, ओके, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी, प्लेयर नंबर डी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच गेम डू बी, सी एंड डी प्ले, बी, सी एंड डी में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये तो कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, ये रहा कॉमन। बी, सी एंड डी के लिए कॉमन क्या निकल के आ रहा है, दे प्ले हॉकी, ऑल ऑफ देम प्ले हॉकी, ऑप्शन बी द करेक्ट फिट। तो आप देख रहे हो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपने ये टेबल ड्रॉ कर लिया है देन इट गेट्स रियली ईजियर फॉर यू। बेसिकली एनालिटिकल पजल्स में आप ऐसे पीवाईक्यूज में आपको 1-2 और क्वेश्चन मिल जाएंगे जो 1-on-1 कोडिंग पे बेस्ड है। जैसे देर आर 5 mothers and all of them have exactly 1 son. These mothers are marked as A, B, C, D, E and the sons are marked as P, Q, R, S, T. Match the right pair of mother and son. और कुछ डेटा गिवन होगा, तो हमेशा उसमें आप 1-on-1 ग्रिड को फॉलो करते हो और ये हेल्प करता है। ये टिपिकली ईजियर एंड पे क्वेश्चन, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो भी डिफिकल्ट नहीं है, बट इसका एक अपग्रेडेड मॉडल है वो। ऑलराइट, आई होप दिस। देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन अ कॉलेज विज फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग। द गार्डनिंग ग्रुप्स मीट एवरी सेकेंड डे, एवरी सेकेंड डे। कौन मीट कर रहा है, गार्डनिंग वाले। द इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप मीट एवरी थर्ड डे। द चेस ग्रुप मीट्स एवरी फोर्थ डे। द याचिंग ग्रुप मीट्स एवरी फिफ्थ डे और याटिंग। एंड द फोटोग्राफी ग्रुप मीट्स एवरी सिक्स्थ डे। क्या मतलब है इसका, समझना। एवरी 2 डेज का मतलब है 2 दिन। अगर मैं एवरी 2 डेज पे आ जाऊँ तो दूसरे दिन, फिर नेक्स्ट 4th डे एंड 6th डे ये लोग मीट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वो एवरी थर्ड डे का मतलब है 3rd, 6th, 9th एंड सो ऑन। 6th का मतलब 6th, 12th, 18th एंड सो ऑन। ये तो बातें समझ में आ रही है आपको। अब आप क्लियरली देख सकते हो, अगर मैं मान लो 4th डे की बात करूँ, 4th डे और कौन कौन से ग्रुप्स एक साथ मीट करने वाले, तो मैं बोलूँगा गार्डनिंग एंड चेस वाले एक साथ मीट करने वाले। बाकी ये लोग इस पे नहीं फॉल करेंगे। आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप्स मीट ऑन द सेम डे विद इन अ स्पैन ऑफ 180 डेज। 180 दिन में ये 5 ग्रुप्स एक साथ कितनी बारी मिलेंगे। तो आप बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में ये देखते हो, इन सारे नंबर्स का वी आर लुकिंग एट मल्टीपल्स। आगे बढ़ रहे हैं अपने लोग, तो इन सब का एक कॉमन मल्टीपल क्या है। तो कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए ईजिएस्ट प्रोसेस है 2, 3, 4, 5, 6। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो 1, फिर 3, फिर 2, फिर 5 और 3। अगेन बाई 2 we get 1, 3, 1, 5, 3. Again by 3 we get 1, 1, 1, 5, 1. And last time by 5 we get 1, 1, 1, 1, 1. What is the LCM? LCM is the product. So 2 into 2 into 3 into 5. 60. मतलब अगर मैं 60 डेज की बात करूं तो ये जो गार्डनिंग वाला ग्रुप है वो एवरी सेकेंड डे मीट करता है, तो वो 60th डे पे भी मीट करेगा। ये फॉलो कर पा रहे हो क्या। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ग्रुप है वो एवरी थर्ड डे मीट कर रहा है, तो 60th पे भी मीट करेगा।
चेस वाले ग्रुप एवरी फोर्थ डे, 60 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, तो ये भी 60th पे मीट करेगा। यॉटिंग वाले एवरी फिफ्थ डे, सो 60th डे पे भी ये लोग मीट करेंगे, एंड 6 के मल्टीपल में भी 60 आएगा। तो अगर मैं 60th डे की बात करूं तो उस पर्टिकुलर डे पे ये सारे ग्रुप्स एक बार ही मिलेंगे। और ऐसे कौन कौन से कॉमन मल्टीपल होंगे, तो 60 होगा, 120 होगा और नेक्स्ट 180 होगा। प्रोसेस क्या है इसको जल्दी सॉल्व करने का, हाउ मेनी टाइम्स वुड दे मीट, दे वुड मीट 3 टाइम्स, एंड दोज डेज वुड बी द 60th डे, द 120th डे एंड द 180th डे। 3 टाइम्स इज द करेक्ट फिट। सॉल्व करने का तरीका क्या, आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ डेज गिवन है उससे आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को डिवाइड कर दो, यू वुड बी गेटिंग 180 बाई 60 3 टाइम्स। बहुत बारी अगर मान लो यहाँ पे 181 गिवन है तो भी आप 60 से डिवाइड करो, ये जो आपको कोशेंट वैल्यू दे रहा है, रिमाइंडर को इग्नोर कर देना, जो कोशेंट आ रहा है वही आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। लेट्स सपोज दिस वाज 200 डेज, तो भी आप इसको एलसीएम से ही डिवाइड करोगे। एलसीएम से डिवाइड करने पे ये आपको दिखेगा कि इट इज़ गोइंग एग्जैक्टली 3 टाइम्स और 20 आपका रिमाइंडर आ रहा है, तो उस रिमाइंडर को इग्नोर कर दो। तो अगेन 200 डेज में भी ये लोग सिर्फ 3 टाइम्स मीट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी दिस इज पार्ट ऑफ HCF एंड LCM, बेसिकली LCM बेस्ड क्वेश्चन। ऑलराइट, आई Four होप friends A, B, C, D distributes some money among themselves in such a manner that A gets one less than B. आपसे पूछा जा रहा है who gets the smallest share. तो A gets one less than B को क्या मैं ऐसे लिखूं, A is getting lesser than B, ये लेस देन का सिंबल। कितना जा रहा है वो रहने दो, क्वांटिटी अभी मैटर नहीं कर रहा है। लेट्स गो ऑन विद इट। C gets 5 मोर देन D, तो C is actually getting more than D. C को ज़्यादा मिल रहे हैं D से, कितना ज़्यादा, 5 मोर देन D। D को जितने भी मिले 5 उससे ज़्यादा। D gets 3 मोर देन B, तो D की जो वैल्यू है वो B से बड़ी है। यहाँ पे मैं ये रिलेशन ड्रॉ कर रहा हूँ, D इज़ गेटिंग मोर देन B, और मुझे ये भी पता है B इज़ गेटिंग मोर देन A, सो B इज़ गेटिंग मोर देन A। अब आप देख पा रहे हो आपसे जो पूछा गया था who gets the smallest amount, that is clearly evident A. तो ऑप्शन A and the friend's name is also A is the correct fit here. I hope this helps. 45 students, a boy is ranked 20th. रैंक 20th मतलब रैंक फ्रॉम द टॉप। इन जनरल जब रैंक बोला जाता है तो वो टॉप से बोला जाता है। When 2 boys joined, his rank was dropped by 1. ड्रॉप्ड बाई 1 का मतलब क्या है, पहले इसे ज़रा समझते हैं। अगर किसी का रैंक ड्रॉप हो रहा है तो वो रैंक बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ, अगर ये 20th रैंक पे था, ड्रॉप बाई 1 का मतलब है 21st हो जाएगा। अगर इंक्रीज बाई या इम्प्रूव्ड बोलता तो रैंक वुड हैव बीन 19। ये क्लियर है, ड्रॉप का मतलब है रैंक पीछे जा रहा है, डिटोरिएट हो रहा है ये इंसान। ओके, initial rank was 20th and now for 45 members the rank of this person was 20. 2 more boys joined, so 47 members अगर टोटल है, इसका रैंक 1 से ड्रॉप कर रहा है, सो 21 हो जा रहा है। What is his new rank from the end? ये जो रैंक है इसका, दिस इज टोटल, दिस इज रैंक फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द एंड का मतलब बॉटम भी बोल सकते हो। ऑर्डर एंड रैंकिंग का ये सवाल है, एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग में देर इज जस्ट वन फार्मूला। द फार्मूला इज टोटल इज इक्वल टू रैंक फ्रॉम द टॉप प्लस रैंक फ्रॉम द बॉटम माइनस 1, और रैंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड प्लस रैंक फ्रॉम द राइट हैंड साइड माइनस 1। अब ज़रा इस डेटा को यूज़ करते हैं। टोटल मैंने लिखा 47, रैंक फ्रॉम द टॉप 21 प्लस बी रैंक फ्रॉम द बॉटम माइनस 1, माइनस 1 करते इट इज़ 20, so 47 minus 20 is the rank from the end or from the bottom, so rank from the bottom is 27.
Option C is our correct fit. I hope this helps. Out of 120 applications for a post, the number of male is 70. एक और रूल काम क्या करता है? We generally take into consideration that there are only two genders, male and female. ये reality of the world नहीं है, but why do we do this then? Only to help us cater these type of problems. शायद ये आगे चल के चेंज हो जाए, but as of now, if the number of male is given 70, so we'll have to take the number of females as the other part. So 120 minus 70, which is 50. Now, इस 120 मेंबर्स में से ड्राइवर्स लाइसेंस कितने लोगों के पास है? 80. 80 ये 70 और 50 मिल के बने हुए मिक्सचर होगा इनका. नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिनिमम टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग द ड्राइवर्स लाइसेंस? रिक्वायर्ड रेशियो क्या है? मिनिमम कितने मेल्स के पास होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स कितने मेल के पास ड्राइवर्स लाइसेंस हो सकता है. ओके, मैक्स टू मैक्स का मतलब क्या है? देयर आर 70 मेल्स, तो 70 के पास ड्राइवर्स लाइसेंस हो सकता है. तो दिस इज 70 ईयर बिकॉज 80 ड्राइवर लाइसेंस है. मिनिमम कितनों के पास हो सकता है? तो मैक्सिमाइज कर दो आप फीमेल्स को. तो मैं ऐसा एक सिनेरियो लेके चल रहा हूँ जहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी चाहिए मेल के लिए, तो सारे के सारे फीमेल्स का ड्राइवर लाइसेंस बना हुआ है. बट इवन आफ्टर पुटिंग ऑल 50 वी आर लेफ्ट विथ 30. ये 30 मिनिमम क्राइटेरिया में मेल्स को ही फिल करना होगा. सो देर विल बी अ मिनिमम ऑफ 30 मेल्स जिनके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है. और ये रेशियो सिंप्लीफाई होकर बनता है 3:7. ऑप्शन सी इज आर करेक्ट फिट. आई होप दिस हेल्प्स. In a garrison, there was food for 1000 soldiers for 1 month. Generally, 1 month is taken as 30 days. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. सुनने में ईजी लग रहा है बिकॉज 1 month 30 days, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलकुलेशन इस पे बेस्ड है. आफ्टर 10 days, 1000 more soldiers joined the garrison. How long मतलब टाइम पूछा जा रहा है. Would the soldiers be able to carry on with the remaining food? Topic is time and work. And time and work में there is a subtopic which is involving the concept of MDH. MDH का मतलब यहाँ पे ये है men doing the work for number of days and every day कितने number of hours. तो ये MD भी आप बोल सकते हो. Now, number of men here indicates the number of soldiers or how long they can sustain the food, that is D. अब अगर मैं इसे देखूं तो इस सेकंड वाले पार्ट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ. फर्स्ट इज M1 जो कि 10 days के लिए हो रहा है और यहाँ पे कितने सोल्जर्स हैं आई नो. आफ्टर 10 days 1000 मोर पीपल ज्वाइंड. तो इनिशियल 10 days तो देयर वर 1000 सोल्जर्स प्लस M2 इंटू D2 रिस्पेक्टिवली. अब वैल्यूज लिखते हैं. इनिशियली 1000 सोल्जर्स इंटू D 30 days. ये 30 days का प्रोविजन था फूड का. हो क्या रहा है? 1000 सोल्जर्स ने इसको 10 days के लिए चलाया. देन M2 इज 1000 मोर सोल्जर्स, सो 2000 सोल्जर्स. और ये प्रोविजन कितने दिन तक लास्ट करेगा? D2 इज व्हाट वी नीड टू फाइंड. लेट्स सिंप्लीफाई दिस. दिस इज, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ इसे 1000, देखो मैं इंटू 30 तो जानबूझ के लिख रहा हूँ यहाँ पे. मैं और इजीली इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ बट लेट्स कीप इट टू दिस. 1000 मैंने कॉमन ले लिया. दिस इज 30 माइनस 10, 2000 इंटू D2. ऑल राइट, ये बन जाएगा 1000 इंटू 20 अपॉन 2000. दिस इज इक्वल टू D2. अब ज़रा सिंप्लीफाई करो जल्दी से. 3 zeros कैंसल्ड एंड 10. सो D2 इज एग्जैक्टली 10 days. मतलब ये 10 और डेज आप सस्टेन कर पाओगे. हाउ लॉन्ग वुड द सोल्जर्स बी एबल टू कैरी ऑन विद द रिमेनिंग फूड? ओनली द नेक्स्ट 10 days. ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट. This year, 2024, you had a question from this MDH concept as well,
एंड अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम द CM रूल. सो टाइम एंड वर्क इस साल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे. बहुत डिफिकल्ट एंड पे नहीं थे, ईजियर एंड पे ही थे, बट आपको केयरफुली इनको देखना था, समझना था. ट्रिकी ज़रूर थे. तो टाइम एंड वर्क एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनते जा रहा है. अरिथमेटिक का ये ऐसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आपको इन टॉपिक को रिवाइज करना है, आप चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो. ऑलराइट, आई होप दिस हेल्प्स. द टैंक फुल पेट्रोल इन अरुण्स मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 days. तो जो टैंक अभी फुलफिल्ड है वो 10 days लास्ट हो सकते हैं. If he starts using 25% more every day, how many days will the tank full petrol last? अभी 25% more every day यूज़ कर रहा है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द डेज और ज़रा लॉजिकली देखने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्या हो रहा है. इसने 25% एक्स्ट्रा यूज़ करा, यहाँ पे भी 25% एक्स्ट्रा यूज़ करा, 25% एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा. क्या ये 4 days में कलेक्टिवली 100% एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा है. 100% एक्स्ट्रा यूज़ करने का मतलब ये है कि एक एक्स्ट्रा डे जो इसको मिल रहा था वो इसने 4 days में यूज़ कर लिया. सो वी कैन से इन 4 days ही यूजेस द टैंक फॉर 5 days. 5 days कैपेसिटी जो था इनिशियली वो इसने 4 days में यूज़ कर लिया. इसको 10 days करने में कितना टाइम लगेगा. अनदर 4 days. तो 5, 6, 7, 8 अगेन ही वुड यूज अप द रिमेनिंग 5 days का पेट्रोल. सो अल्टीमेटली हिज पेट्रोल वुड लास्ट फॉर ओनली 8 days. ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट. A person can walk a certain distance and drive back in 6 hours. मतलब ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जा रहा है वॉक करते हुए और वापस आ रहा है ड्राइव करते हुए, और जो इसे टोटल टाइम लग रहा है दैट इज 6 hours. ओके, ही कैन ऑल्सो वॉक बोथ द वेज इन 10 hours. तो वॉक प्लस वॉक दिस इज इक्वल टू 10 hours. वॉक करते हुए गया और वॉक करते हुए वापस आया, टाइम देखा तो 10 घंटे लग गए. अब इस वाले पार्ट को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. वॉक प्लस वॉक इज 2 times वॉक इज 10 hours और 1 time वॉक इज 10/2 विच इज 5 hours. ओके, ये जो 5 hours आया इसे इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करते हैं यहाँ पे. तो वी गेट 5 hours प्लस ड्राइव इज इक्वल टू 6 hours. देयरफॉर ड्राइव इज इक्वल टू 1 hour. मतलब जब ये ड्राइव कर रहा है तो इसे 1 hour लगता है डिस्टेंस कवर करने में. हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव बोथ वेज. ड्राइव बोथ वेज मीन्स d plus d, so which is 1 + 1, 2 hours. Option A is our correct fit. I hope this helps. A cube has 6 numbers marked 1 to 6 on its faces. 3 views of the cube are shown below. 3 views का मतलब ये है कि आपने एक बारी क्यूब को उठाया, रोल करा, फिर से उठाया, रोल करा, फिर से उठाया, रोल करा. तो ये तीनों ही सेम क्यूब है और आइडियली ये क्वेश्चन डाइस का है. डाइस में भी अगर आप देख पा रहे हो सो दिस इज 6 and 1 साथ में दिख रहे हैं, एडजेसेंट में दिख रहे हैं. तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन जनरल डाइस. अगर ये स्टैंडर्ड डाइस होता तो 6 और 1 ऑपोजिट्स होते हैं. तो अगर 6 दिख रहा है 1 कभी नहीं दिखेगा उसमें ना. जनरल डाइस के लिए क्या होता है कि आपको अगर फिगर आउट करना है कि किसके ऑपोजिट में क्या है, बिकॉज स्टैंडर्ड डाइस के केस में तो यू नो इट इज़. अगर स्टैंडर्ड डाइस पे सवाल ही नहीं पूछा जाता, बिकॉज स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टी है कि 1 के ऑपोजिट में 6, 2 के ऑपोजिट में 5, 3 के ऑपोजिट में 4. तो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑन स्टैंडर्ड डाइस बिकॉज 6 and 1 कैन बी सीन हियर. दीज आर क्वेश्चंस ऑन जनरल डाइस. इस पे फोकस करते हैं अभी. करना क्या होता है आपको, अगर आपको ऑपोजिट फेसेस फिगर आउट करना फॉर अ जनरल डाइस, यू टेक एनी 2 पोजिशंस इनटू कंसिडरेशन जिसमें सिर्फ एक कॉमन साइड हो. तो क्या मैं पहले दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 6, 4, 3, 2. ओके, लेट्स स्टार्ट बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड द सेकंड. और इनमें कॉमन क्या है,
कॉमन है इनमें 1, 1 इज कॉमन। ओके, 1 से आप क्लॉकवाइज मूव करो 4 एंड देन 6, 1 से आप क्लॉकवाइज मूव करो 3 एंड देन 2। तो ऑपोजिट्स आपको मिल गए। ऑपोजिट्स आर 1 के ऑपोजिट में, पहले तो आप बाकी लिख लो, 6 के ऑपोजिट में 2, 4 के ऑपोजिट में 3 एंड 1 के ऑपोजिट में 1 नहीं, 1 के ऑपोजिट में 5, द नेक्स्ट नंबर। ओके, विच पॉसिबल वैल्यूज कैन एग्जिस्ट ऑन द टू फेसेस मार्क्ड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे 5 गिवन है, तो 5 के ऑपोजिट में आ रहा है 1। इस फिगर में 5 के ऑपोजिट में है 1, तो अगर 5 यहाँ पे दिख रहा है, 5 के ऑपोजिट में 1 का मतलब है 1 यहाँ पे होना चाहिए। तो क्या ए और बी की वैल्यू 1 हो सकती है? कभी भी नहीं। सो ए एंड बी कैन नॉट बी 1। ऑप्शन में 1 1 1 रूल्ड आउट, पॉसिबल ही नहीं है। क्या 2 और 3 हो सकती है? लेट्स सी कि अगर ये 2 और ये 3 है, तो क्या 2 और 3 ऑपोजिट्स हैं? नहीं है। 2 और 3 एडजेसेंट हो सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट फिट। आई होप दिस हेल्प्स। प्रॉब्लम फिगर का एक क्वेश्चन है। प्रॉब्लम फिगर में करना क्या होता है कि आपको इन फिगर्स को देख के इनके बीच का रिलेशन, कनेक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी होती है और फिर आपको नेक्स्ट टर्म बताना होता है आउट ऑफ द आंसर फिगर्स। तो ज़रा देखते हैं ये एलिमेंट्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं। ऑलराइट, अगर आप क्लोजली इनको मॉनिटर करो फर्स्ट 2, तो आप देख पा रहे हो दिस दे आर शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट एवरी टाइम। ये एरो यहाँ पे था, सेकंड वाले में एरो इस तरफ आ गया, तो ये शिफ्ट हो रहा है। ये यहाँ पे था थर्ड पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे आ गया। बट जो फर्स्ट पोजीशन पे था, ये शिफ्ट होके यहाँ पे आता है। ये शिफ्ट होके यहाँ से देखो यहाँ पे गया और ये इन्वर्ट हो गया। ये इस तरीके से इन्वर्ट होके ऐसा बन गया। अगेन एरो जो है ये शिफ्ट होगा और इन्वर्ट हो जाएगा। शिफ्ट होके इन्वर्ट हुआ और ये दो एलिमेंट्स शिफ्ट हो जाएंगे। ये वाला इन्वर्ट हो जाना चाहिए और ये दोनों शिफ्ट हो जाने चाहिए। शिफ्ट अगर होंगे तो नेक्स्ट वाले में ऐसे डाउनवर्ड होगा और ये एज इट इज़ रहेगा। और ये जो इन्वर्ट हो रहा है ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप देखो ये कौन से फिगर में विजिबल है। ऑप्शन बी इज आर करेक्ट फिट। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो कि पैटर्न क्या चल रहा है। Consider the following diagrams regarding X men working at a constant speed do a piece of job in Y days. Which of the diagram represents the relation between X and Y? X क्या है? Men and Y क्या है? Number of days. सोचो ज़रा, अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो आपका काम क्या ज़्यादा से ज़्यादा दिनों में होगा? नो, मोर men simply means less time, less days. ज़्यादा दिन लग रहे हैं तो यू हैव लेसर नंबर ऑफ मैन वर्किंग फॉर यू। तो एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स रिलेशन, इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्स रिलेशन कौन से ग्राफ में आइडेंटिफाई हो रहा है? ये देखो डायरेक्ट रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है, ग्राफ नंबर 2। ग्राफ नंबर 4 इनवर्स रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। डायग्राम 4 ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट। कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। टॉपिक इज IMC इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। इन्फोसिस के प्लेसमेंट पेपर में ये पजल टेस्ट के फॉर्म में भी पूछा जाता है। करना क्या होता है, ये रहा मिसिंग एलिमेंट x, आपको ये फिगर आउट करना है बेस्ड ऑन अ सर्टेन रिलेशन गोइंग रो वाइज या फिर कॉलम वाइज। या तो कॉलम वाइज कुछ रिलेशन बन रहा होगा एलिमेंट्स के बीच में या फिर रो वाइज बन रहा होगा। आपको पहले वो आइडेंटिफाई करना है और फिर देखना है कि ये क्या बन रहा है। जैसे आप अगर यहाँ पे देखते हो तो 3 और 7 और यहाँ पे बन रहा है 370, यहाँ पे 2 और 6 और यहाँ पे क्या बन रहा है 224। तो स्क्वायर करने पे भी ये नंबर के आसपास आप नहीं जा रहे हो, तो डेफिनेटली क्यूब करना ही पड़ेगा। तो 3 का क्यूब इज़ 27, 7 का क्यूब इज़ 343। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो 343 प्लस 27 यू गेट
370। इन दोनों को ऐड करने पे यू गेट द मिडिल नंबर। ये मेरे लिए लॉजिक 1 है। अब देखते हैं, अगर ये लॉजिक है, इट शुड बी फॉलोइंग इन द सेकेंड केस एज वेल। अगर सेकेंड में फॉलो कर गया तो थर्ड पे इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे अपने लोग। 2 क्यूब इज 8, 6 क्यूब इज 216, 216 प्लस 8 वी गेट 224। ये डेफिनेटली फिट हो रहा है। चलो अब देखते हैं, 1 क्यूब प्लस एक्स क्यूब शुड बी 730। तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 730 माइनस 1, बिकॉज 1 क्यूब इज 1, एक्स क्यूब इज 729, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 9। 9 क्यूब की वैल्यू है ना 729, तो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट फिट। दिस इज वन ऑफ द केसेस इन विच यू कैन डू दिस। दूसरे भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, जो बैठ रहा है आप उसे यूज़ करो। इन जनरल आईएमसी में एक से ज़्यादा लॉजिक होते हैं टू गेट टू अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। आई होप दिस हेल्प्स। गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स. He wants to plant them in such a way that the number of rows and the number of columns remain the same. जितने number of rows हैं उतने ही number of columns होने चाहिए. Okay. What is the minimum number of plants that he needs more for this purpose? 1000 एक बहुत ही बड़ा नंबर है, तो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ मे बी 10 प्लांट्स, और उससे पहले लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ 9 प्लांट्स. मान लो a gardener has 9 plants. Then we'll take another example of maybe 10 plants and then we'll come to the exact solution. समझते हैं ज़रा इसे क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर आपके पास टोटल 9 प्लांट्स हैं, आपको उनको किस तरीके से प्लांट करना है? इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इज द सेम. 9 plants is rows into column should be 9, wherein I know rows is equal to column. तो अगर ये दोनों सेम हैं, आप यहाँ पे आर स्क्वायर लिख सकते हो या फिर सी स्क्वायर लिख सकते हो, एक ही बात है. दिस इज इक्वल टू 9. अब आप बताओ 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3, बिकॉज 3 इंटू 3 आपको मिलेंगे 9. नाउ आई नो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3. चेक करो, 3 रोज 1 2 3, 3 कॉलम्स 1 2 3. क्या आपके 9 प्लांट्स यहाँ पे प्लेस हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में ये परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन है. परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर, n स्क्वायर्स आर परफेक्ट स्क्वायर. n हियर स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देन 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन. n स्क्वायर आर परफेक्ट स्क्वायर्स. ओके, अगर 10 होता तो आपको ये समझना है क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है. अगर उसके पास 10 प्लांट्स होते तो वो इक्वली तो प्लेस नहीं कर पाएगा इनटू रोज एंड कॉलम्स, बिकॉज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो ये ब्रेक डाउन नहीं होता है. क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट ही नीड्स मोर, और एक्स्ट्रा उसको कितने चाहिए फॉर दिस पर्पस. और पर्पस क्या है? रोज शुड बी इक्वल टू कॉलम. मतलब आपको सिंपली ये देखना है कि 10 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, और इमीडिएट नेक्स्ट पे जाना है. तो आफ्टर 10 द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 16, तो आपको 16 पे जाना है. सो व्हाट इज द गैप? द गैप इज what we are looking out for, 6. So he needs 6 more plants if initially he has 10 plants. अगर उसके पास 10 plants है तो उसे मिनिमम 6 और चाहिए, और जैसे ही 6 ऐड होंगे ये बन जाएगा 16, विच कैन बी रिटन एज 4 इंटू 4 रोज इंटू कॉलम. 1 2 3 4, 1 2 3 4. आप देख पा रहे हो आपके 16 प्लांट्स इस तरीके से आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो. Now, coming to our exact question. Exact number क्या है? 1000. क्या 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर है?
नहीं है। तो आपको बस देखना है कि 1000 के बाद वाला इमीडिएट नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। नहीं आता है, हाउ डू यू अप्रोच दिस? लेट्स से कि नहीं आ रहा है मुझे ध्यान में, तो हाउ डू आई अप्रोच दिस? आई नो आर इंटू सी मस्ट बी क्लोजेस्ट टू 1000, और जहाँ पे आर इंटू सी को मैं आर स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, मस्ट बी क्लोजेस्ट टू 1000। देखो 1000 तो नहीं होगा, तो उससे क्लोजेस्ट क्या हो सकता है देखते हैं। 30 एक बहुत ही बड़ा नंबर है और इजी टू कैलकुलेट भी है क्या? 30 इंटू 30, 3 3 9, 00, 900। ये तो फिलहाल नेक्स्ट नहीं है, छोटा है। अच्छा, 31 इंटू 31, वी गेट 31 इंटू 31 इज 31, और 31 इंटू 3 इज 93, 961। ये भी छोटा नंबर है 1000 से। लेट्स डू 32 का स्क्वायर विच इज 32 इंटू 32। व्हाट डू वी हैव हियर? 64 and then into 3, so 96, 1024. So r square, the next perfect square is 1024. So what is the gap between these two numbers? The gap is of 24. So जैसे आप इसमें 24 और प्लांट्स ऐड कर देते हो तो ये बन जाएगा 1024, और इसको आप आर स्क्वायर के फॉर्म में देख सकते हो विच इज़ 32 इंटू 32। तो आपके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे 32 एंड 32, और ये आपको टोटली 1024 प्लांट्स को प्लांट करने में हेल्प करेंगे। 1000 प्लांट्स को आप इक्वल रोज एंड इक्वल कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, सो ही नीड्स more number of plants. And what is the minimum number of plants that he needs more? That is equal to the next perfect square का gap. So 24 plants is needed. Option B is our correct fit. I hope this helps. कुछ चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेटिव हो सकती हैं, बट अगर आप इन पे क्लैरिटी रखोगे तो ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा आपको। बट परफेक्ट स्क्वेयर्स एंड परफेक्ट क्यूब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस इनके फैक्टर्स के बारे में भी समझ लेना, बिकॉज उस पर भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस साल पूछे जा सकते हैं अगर डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा सा ऊपर करना है या अपग्रेड करना है लेवल ऑफ क्वेश्चंस को। आई होप दिस हेल्प्स। इन अ रेयर कॉइन कलेक्शन देर इज़ 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स। 1:3 का रेशियो है किसके बीच में? गोल्ड कॉइन्स एंड नॉन गोल्ड कॉइन्स। 1:3 का रेशियो, आई होप आप समझ पा रहे हो। लेट्स से अगर यहाँ पे 1 गोल्ड कॉइन है तो यहाँ पे 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स है। अगर यहाँ पे 2 गोल्ड कॉइन्स हैं तो 3 इंटू 2 6 नॉन गोल्ड कॉइन्स है। सिमिलरली 3 गोल्ड कॉइन्स देन 9 नॉन गोल्ड कॉइन्स। रेशियो इज 1:3। सो गोल्ड टू नॉन गोल्ड कॉइन्स इज 1/3। अच्छा, ये रेशियो है। रेशियो के लिए हमें पता है कि सपोज द रेशियो ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी इज 2:5, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेंबर्स या एग्जैक्ट वैल्यू उनकी क्या होगी? 2 और 5 होगी क्या? कुड बी। सो बेटर वे इसका लिखने का है 2x एंड 5x और 2n एंड 5n, जहाँ पे n एक कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर है दोनों के लिए। ये एग्जैक्ट नंबर को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20 एंड 50, तो इनके बीच का रेशियो क्या आएगा सिंप्लीफाई करके? 2:5। बट क्या रेशियो से आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नंबर? नो। तो अगर कभी भी रेशियो गिवन होता है तो आप एग्जैक्ट नंबर को इस तरीके से वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हो। अब यहाँ पे मैं जानबूझ के x ना यूज़ करके कोई एक और वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज x और इंटू एक जैसे दिखते हैं, दैट इज़ द ओनली रीज़न। आप यहाँ पे x भी लिख सकते हो ना। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ गोल्ड एंड नॉन गोल्ड कॉइन इज 1 इंटू n विच इज़ 1n एंड 3 इंटू n विच इज़ 3n। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है? 10 more gold coins are added to the collection
and the ratio of gold coins to non-gold coins would be 1/2, 1:2. 10 exact coins are added, so plus 10. अब इसका रेशियो क्या बन रहा है? द न्यू रेशियो इज 1/2. ये एक नया रेशियो है, तो इसका एक नया कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा. यहाँ पे मैं m यूज़ कर रहा हूँ. ओके, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या मैं यहाँ पे m और m को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ और एलिमिनेट कर सकता हूँ? यस. क्या मैं यहाँ पे n और n को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? नो. क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ. अगर यहाँ पे माइनस होता तो भी नहीं कर पाता. अगर यहाँ पे इनटू होता तो मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकता था. तो द बेस्ट दैट आई कैन डू इज सिंप्लीफाई दीज टू. तो यहाँ पे 1/2 बचेगा, और इस तरफ आई हैव टू राइट द सेम, विच इज़ 1n/3n प्लस 10. दिस इज इक्वल टू 1/2. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 2 इंटू n विच इज़ 2n प्लस 2 इंटू 10 20. 3n इंटू 1 इज 3n. क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, इसको इस तरफ से मल्टीप्लाई करा. ना अगर मैं 2n को राइट हैंड साइड भेज दूँ तो आई गेट 20 इज इक्वल टू 3n माइनस 2n विच इज़ n. n की वैल्यू कितनी आ रही है? 20. अब देखो, जो आपका कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर था रेशियो का, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है विच इज़ 20. आपसे क्या पूछा है उसको ज़रा सॉल्व करने पे काम करते हैं. द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ बिकम्स. ओके, इनिशियली क्या है? 1n गोल्ड कॉइन्स हैं प्लस 3n नॉन गोल्ड कॉइन्स हैं, और आपने 10 गोल्ड कॉइन्स अलग से ऐड करे हैं. इन दोनों का समेशन आ रहा है 4n. 4n का मतलब है 4 इंटू 20 विच इज़ 80 कॉइन्स इनिशियली. उस पर आपने 10 और ऐड कर दिया, यू गेट 90 कॉइन्स. इनिशियली हमारे पास द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ बिकम्स, नाउ इट इज़ 90. इनिशियली इट वॉज 80. द करेक्ट फिट इज ऑप्शन ए, 90. I hope this helps. A sum of rupees 700 has to be used to give 7 cash prizes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize. मान लो पहले वाले प्राइज में जो भी अमाउंट मिला है, तो सेकंड प्राइज को जस्ट इससे जो प्रीसीडिंग है वो A-20 होगा. 3 वाले को क्या लिखोगे? A-40, बिकॉज इट शुड बी A-20 -20, तो A-40. नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? A-60. नेक्स्ट होगा A-80. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइस? ओके, पहले गैप समझते हैं. पहला गैप यहाँ पे 20 का होगा. ये वाला जो गैप है ये 40 का होगा. इस गैप की बात करूँ, सो दिस शुड बी 60 का गैप पहले वाले से. नेक्स्ट 80 का गैप, नेक्स्ट 100 का गैप, और लास्ट वाले के लिए 120 का गैप. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. यहाँ से यहाँ तक 20, फिर इन दोनों में अगेन 20, और ये स्टार्टिंग से कितने हो गए? तो 40. अगेन यहाँ पे 20 का गैप, और ये स्टार्टिंग से कितने का गैप हुआ? 60 का गैप. ना ये जो गैप्स हैं ये सम का पार्ट नहीं होंगे, इतने रुपए कम मिल रहे होंगे. तो आप पहले क्या करो, 700 जो टोटल अमाउंट है उसमें से इन गैप्स को सब्ट्रैक्ट करो. अब गैप्स को ईजिली पहले कैलकुलेट करते हैं. ये 100 है, 120 और 80 200, 60 40 100, कितने हो गए? और 20 भी है. ओके, 420 420 गैप जो बन के आ रहा है दैट इज़ ऑफ 420. तो कितना अमाउंट मेरे पास
बच रहा है जिसको मुझे डिवाइड करना है लोगों में या प्राइजेस में. सो वी हैव 280. अब ये जो 280 वाला अमाउंट है ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा. तो जब आप इसे डिवाइड करते हो ईच और लीस्ट वाला शेयर कर लेते हैं. 280/7 वी गेट 40. अब ज़रा समझते हैं. 40 इज द लीस्ट प्राइस वैल्यू. ठीक है. नेक्स्ट प्राइस क्या होगा? अगर मैं इसको मैंने लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में. अब मैं असेंडिंग ऑर्डर में प्राइस के एग्जैक्ट वैल्यूज लिख रहा हूं. एग्जैक्ट वैल्यूज 40, फिर 20 के गैप पे 60, फिर या इस तरफ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ. 40, देन 60, देन 80, देन वी हैव 100, देन 120, देन 140 एंड देन 160. तो फर्स्ट वाले को मिले होंगे 160 जो कि हाईएस्ट अमाउंट है. हाईएस्ट जिसको भी मिला होगा उसे 160 मिला होगा. सेकंड हाईएस्ट 20 लेस करके 140. थर्ड हाईएस्ट 120, 100, 80, 60 एंड 40 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइस. लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइस इज 40. अब ज़रा इसे एक बार चेक भी कर लेते हैं. क्या ये प्राइजेस का सम 700 के बराबर है? क्योंकि वो होना चाहिए. ये देखो 60 और 40 100, 120 और 80 200, ये 100, 140 और 60 इज 300, 400 प्लस 300 इज 700. तो एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइस? दैट इज ₹40. आई होप आपको ये स्टेप्स क्लियर है. फॉलोइंग 3 items. Read the following passage and answer the 3 items that follows. A tennis coach is trying to put together a team of 4 players. Important line है. टीम कितने के हैं? 4 members की हमेशा. For this 7 players are available, जिनमें से मेल्स हैं A, B and C and the females are W, X, Y, Z. All these players have equal capability and at least 2 males will be there in the team. At least 2 males का मतलब है ये 4 मेंबर में से मिनिमम 2 मेल होने ही चाहिए. All 3 could also be possible in a group of 4. At least 2 का मतलब है minimum is 2, maximum जितना अवेलेबल नंबर है. So 3 males are there, so 3 के 3 भी पॉसिबल हो सकते हैं किसी एक टीम में. Now, for a team of 4, all players must be able to play with each other. अगर आप ये टीम बना रहे हो तो यहाँ पे among themselves भी इनके मैचेस हो सकते हैं. ऐसा कंडीशन होना चाहिए, ये गिवन है. बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं. जो क्या है? बी कैन नॉट प्ले विथ डब्ल्यू. मतलब बी और डब्ल्यू को आप सेम टीम पे नहीं रख सकते हो बिकॉज एवरी प्लेयर मस्ट बी एबल टू प्ले विथ ईच अदर. तो अगर बी सेलेक्ट हो रहा है डब्ल्यू नहीं होगा, या डब्ल्यू हो रहा है तो बी नहीं होगा. सी कैन नॉट प्ले विथ जेड. सी एंड जेड कैन नॉट बी इन द सेम टीम. डब्ल्यू कैन नॉट प्ले विथ वाई एज वेल. डब्ल्यू और वाई एक साथ एक टीम में नहीं हो सकते. दीज आर द कंडीशन. ये रेस्ट्रिक्शंस हैं हमारे लिए. ओके, अब जरा टीम बिल्डिंग पे काम करते हैं एक एक करके. इफ वाई इज सेलेक्टेड तो वन ऑफ द मेंबर इज वाई एंड बी इज रिजेक्टेड. तो अब आप बी को सेलेक्ट नहीं कर रहे हो. द टीम विल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? ओके, एटलीस्ट 2 members आर मेल. इफ बी इज रूल्ड आउट, ए और सी डेफिनेटली होंगे टीम में. ये तो क्लियर है ना. एक और लाइन गिवन, अगर सी सेलेक्ट हो रहा है तो सी कैन नॉट प्ले विद जेड. तो जेड आपके लिए ऑप्शन में नहीं होना चाहिए. क्लियर है क्या? और कौन ऑप्शन में नहीं है? वाई ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, इसे भी अभी हटा दो. नाउ डब्ल्यू और एक्स में से कुछ एक आ जाएगा. ओके, वाई and W cannot play. If Y is selected, so W is also ruled out. The only possible option that we have is X.
आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो। ये रेस्ट्रिक्शन जो था ये काम करेगा, बिकॉज आपने बोला है वाई इज सेलेक्टेड, तो वाई को आपको डेफिनेटली टीम में रखना है, और अगर वाई सेलेक्टेड है तो डब्ल्यू उस टीम का पार्ट नहीं हो सकता है, रूल्ड आउट। बी इज रिजेक्टेड, तो बी को हमने शुरू में रिजेक्ट कर दिया है। सी जैसे ही सेलेक्ट होता है तो जेड रिजेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ए सी एक्स वाई ऑप्शन बी इज आर करेक्ट फिट। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। लेट्स डू 2 more questions फ्रॉम दिस पैसेज। ओके, रेस्ट्रिक्शंस एक बार आप लिख लो, इजी हो जाएगा हमारे लिए। रेस्ट्रिक्शंस हैं बी कैन नॉट प्ले विद डब्ल्यू, बी कैन नॉट प्ले विद डब्ल्यू, सी कैन नॉट प्ले विद जेड, and W cannot play with Y as well. Okay, who are the males? ABC. Females W, X, Y, Z. टीम बिल्डिंग पे काम करते हैं। 4 members should be there in the team. B is selected, Y is rejected. अब ज़रा बताओ कि क्या हो सकता है। B को आपने सेलेक्ट जैसे ही करा तो W सेलेक्ट नहीं हो सकता है, तो W is also ruled out. Okay. Now, एक मेंबर आ चुका है, दूसरा मेंबर आप क्या रख सकते हो। देखो, अगर आप यहाँ पे C रखते हो तो Z नहीं आएगा, C रखते ही Z नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे A और C रखते हो, और जैसे आपने A और C रखा है, यू नो C के साथ Z नहीं आ सकता है, so दिस इज रूल्ड आउट, और यहाँ पे सिर्फ बचता है X, तो इट इज ABC एंड X, ABC एंड X, ऑप्शन C इज आर करेक्ट फिट। आई होप दिस हेल्प्स। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल मेंबर्स, रेस्ट्रिक्शंस पहले मैं लिख लेता हूँ। B कैन नॉट प्ले विद W, W कैन नॉट प्ले विद Y, and C cannot play with Z. C cannot play with Z. If all the 3 males are selected in a team, 1, 2, 3, 4, A, B, C is selected, तो out of W, X, Y, Z the females, किसको आप select कर सकते हो। If B is selected, W is not selected, ruled out. C select हो रहा है तो Z select नहीं होगा। Okay. Now, ओनली पॉसिबल ऑप्शंस क्या होंगे आपके लिए। या तो आप एक टीम बना सकते हो ABC X और दूसरा टीम बना सकते हो ABC Y, तो ओनली 2 पॉसिबल टीम कॉम्बिनेशंस वुड बी देयर। आई होप दिस हेल्प्स। द फॉलोइंग फिगर्स इन विच द नंबर्स फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न। ओके, अगेन ये IMC का क्वेश्चन है। दिस ईयर यू हैड 1 more क्वेश्चन फ्रॉम IMC। देखते हैं क्या हो रहा है। आपको कनेक्टिविटी देखनी है और 3 इंडिविजुअल फिगर्स हैं। ऑलराइट, अगर आप इन दोनों को देखो, 84 डिवाइडेड बाई 12 क्या आ रहा है कोशेंट। द कोशेंट इज 7। अगर आपने यहाँ पे 7 लिखा और आपको देखना है ये 14 आ रहा है, तो इंटू 2 कर दो, जस्ट डू इंटू 2, यूड बी गेटिंग 14 द रिमेनिंग नंबर। इसी पैटर्न को सेकेंड में भी अप्लाई करते हैं। 81 डिवाइडेड बाई 9, द कोशेंट इज 9। 9 का डबल क्या होता है 18। क्या 18 है यहाँ पे, यस। ऑलराइट, 88 डिवाइडेड बाई 11 इज 8। 88 डिवाइडेड बाई 11 8। 8 का डबल करते हो आप, यू गेट 16, तो दिस शुड बी 16। ऑप्शन बी इज आर करेक्ट फिट। टॉपिक का नाम है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, IMC।